लेक्चर 231 बेहतर से बेहतर मौत। मृत्युंजय भी अपनी बीवी और अपनी बेटी को देखा है। उन दोनों की आंखों में अपने लिए कोई भी हमदर्दी न देखकर उसे गुस्सा नहीं बल्कि खुद पर अब गुस्सा महसूस आ रहा था कि वह क्यों उन दोनों को अब तक जिंदा रखे हुए हैं। मृत्युंजय डेविड की तरफ देखकर अपनी लड़खड़ा की आवाज में, तो मुझे मार दो ना, इन्हीं हाथों से तुम्हारी बेटी को मैंने मारा था, जानते हो, गला दबाया था मैंने, और तब तक उसका गला दबाया था जब तक उसकी सांस ना चली जाए, फिर उसके टुकड़े करके मैं फेंक दिए थे। इतना सुकून आया था, इतना सुकून आया था कि मैं तुम्हें का भी नहीं सकता। उसकी चीखें मेरे कानों को सुकून दे रही थी, और देखो आज भी उसकी चीखों के बारे में सोचता हूँ तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती हैं। ये सुनकर डेविड गुस्से में उसे मारने वाला था कि सूर्या उनके सामने आकर अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए। अरे अरे रे, इतनी जल्दी उसे मार दोगे तो फिर मजा कब आ जाएगा। चाहता तो वह यही है कि आप उसे जल्दी से मार दे, और देखो आप तो उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ऐसे किसी को मारते हैं। कहते हुए वह अपने एड़ियों पर खड़ा होकर मृत्युंजय के बालों को पकड़कर ऊपर की ओर करते हुए, तो सही कहा ना, ऐसी मौत तुम्हें भी अच्छी नहीं लगी। मुझे पता है हजम कहाँ पर होगी। तुम्हें सोच रहा हूँ कुछ अलग किया जाए तुम्हारे साथ, जिससे तुम अपनी मौत को भूल ही नहीं पाऊं। इतने में जन्म को पर पता चले कि तुमने कितनी बड़ी गलती। अब सो रहा हूँ, तुम्हारी मौत ऐसी की जाए कि तुम कितनी बार भी करने की कोशिश करोगे, तुम्हें मौत ही नहीं आएगी। अगर तुम दर्द से 3-4 दिन तक ऐसे ही एक जगह पर पड़े रहे तो क्या होगा तुम्हारे साथ। कहते हुए वह अपनी जगह पर खड़ा होकर डेविड की तरफ देखते हुए, सोच लीजिए, मौत इतनी आसानी से देनी है तो दे सकते, पर तड़पाने में जो मजा आता है ना, मजा ही कुछ अलग ही सुकून देने वाला है। अब मेरी बीवी को ऐसा लगेगा कि मैंने तो इसका बदला ही पूरा नहीं किया है। अब पति हूँ उसका, उसकी हर एक बदले को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं। कहते हुए वह अपने गर्दन तिरछी करके बड़ी अजीब तरह से देखने लगता है मृत्युंजय को, और वही डेविड उसकी बात का मतलब समझकर गहरी सांस लेते हुए, मतलब तुम चाहते हो कि तुम मुझसे करने वाले हो। सूर्या ये सुनकर अपना सर ना में हिलाकर, बिल्कुल भी नहीं, हाथों को गंदा करो, मौत तो इसकी होगी, वह भी बिना किसी का हाथ लगाए। कहते हुए वह अपनी गर्दन को तिरछी कर देता है, पर वही उसकी बात को सुनकर डेविड कुछ समझ नहीं पाता, पर जब सूर्या आए अपने गर्दन को तिरछी करके तेजाब को देखा है, तो तेजाब अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है, जिससे सूर्या डेविड की तरफ देखते हुए अपनी गहरी सांस लेकर, बूढ़ी हड्डी है, दर्द करने लगेगी, अंदर जाइए और अपनी पोती से मिल लीजिए, परेशान है। मेरी बीवी संभालने के लिए आपका दामाद तो है, यहाँ पर आखिर में क्या क्या कर सकता हूँ, ये बेहतर कोई जानता है आपसे। डेविड इस पर कुछ नहीं कहता, उसके हाथ में डेविड की तरफ देखने लगते हैं, पर डेविड उन सभी को वहां से साइड में होने का इशारा करके अपने दोनों हाथ पेंट के पॉकेट में डाले धीरे धीरे कदम वह से ले जाने लगता है। वह जब सीढ़ियों पर आता है तब अपनी गर्दन को तिरछी करके, इसकी मौत ऐसी होनी चाहिए, कैसे इतना पछतावा हो कि अंदर से पूरी तरह से खोखला हो जाए। अच्छे से जानता हूँ किंग बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। सूर्या डेविड के बाद पर बस अपने होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लाता है। माधवगढ़ के लोगों को देखा है जिन्होंने अपना सर नीचे झुका लिया था। सूर्या वैसे ही अपने कदम मृत्युंजय की तरह बढ़ते हुए, क्या हुआ सोचा था क्या, और हो क्या गया, तुम्हें क्या लगा कि तुम गुस्सा दिलाओगे और तुम्हें मौत आसान मिल जाएगा। ऐसे कैसे ये कर सकता है सूर्या, तुम्हें आसान मौत देना मतलब मेरे दिल को दर्द देने बराबर कहाँ हो जाएगा। कैसे मैं तुम्हें आसान मौत दूं, इतनी आसान मौत के लायक तो तुम हो नहीं, सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दो जिसके बाद खुद ही अपने मौत की भीख मांगोगे, और मैं इतना प्यार हूँ कि यह सब करना बहुत ज्यादा पसंद है। आखिर मासूम हूँ ना मैं, क्यों सही कहा ना। कहते हुए उसे देखने लगता है। तेजाब वहां पर एक बैग लेकर आता है, जिससे मृत्युंजय बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगता है। जैसे ही वह बैग ओपन होती है, उसमें से एक इंजेक्शन निकलता है,
उसे देखकर सूर्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराहट लिए उसे अपने हाथों में लेते हुए बड़ी अजीब नजरों से मृत्युंजय को देखकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या कभी तुमने इसे देखा नहीं, ये बचपन में ले तो होगी ही ना। उसे इंजेक्शन कहते हैं, ये जान बचाती है लोगों की और आज यही तुम्हारी जान लेने वाली है। इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो तुम्हें सुकून भरी मौत दे सकती है। पूरे 5 दिन तक तुम एक जगह पर लेटे रहोगे, मौत की भीख मांगोगे, पर यह अंदर जाते हैं तुम्हारी बॉडी की नसों को धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देगा, जिससे खून कम आने लगेगा और उससे तुम्हारा पूरा शरीर अकड़ जाएगा, दर्द करने लगेगा। अंदर ही अंदर तुम ही 100 से ज्यादा सुई चुबाने का दर्द महसूस होगा। जितनी बार भी तुम कोशिश कर लो, ये दर्द कभी भी तुमसे दूर नहीं पाएगा। कहते हुए को बड़ी अजीब नजरों से उसे देखने लगता है और एक झटके में उसे इंजेक्शन को उसके बॉडी के अंदर डालने लगता है। मृत्युंजय ने ये सुन लिया था। उसके हालात तो आपसे खराब होने लगी थी। वह भीख मांगने लगा था, पर सुनने वाला कोई भी नहीं था। अपनी जगह पर खड़ा होकर तेजाब की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपनी ठंडी आवाज में, तुम्हें पता है क्या करना है, इसके साथ इस गंदा देखो बाहर फेंको। कहते हुए वह माधवगढ़ के लोगों को देखकर अपनी गर्दन तिरछी करके, एंटरटेनमेंट था खत्म हो गया, तुम सभी की जिंदगी आजाद हो गई, अब तुम लोगों को जैसे जीना है वैसे जी सकते हो। वही सूर्या मृत्युंजय को जाते हुए देख रहा था। चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह अंदर पैलेस के आता है, हाल में तो वह देखता है डेविड और उसकी प्यारी सी फायरफ्लाई दोनों बात कर रहे थे। दोनों को देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वह सिंगल सोफे पर एक के ऊपर दूसरा पर डालकर बड़े आराम के साथ, क्या बात है, सब लोग तो मतलबी बनते जा रहे हैं, मतलब में ही मिलवाया और मुझे तो कोई थैंक यू तक नहीं कह रहा है। ऐसा जुल्म, वह भी मुझ जैसे मासूम से बच्चे पर। ये सुनकर डेविड सूर्या की तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में, मुझे नहीं लगा था कि मेरी प्यारी सी पोती की शादी तुम्हारे साथ होने वाली है। अगर मुझे पता होता कि यह शादी तुमसे होने वाली थी, तो शायद से मैं उसे वक्त कुछ ऐसा कर देता जिससे यह शादी को ही रोक देता, समझ नहीं आ रहा है। मेरी पोती ने ऐसा क्या तुम्हें देख लिया जो तुम्हारे साथ मेरी प्यारी सी पोती ने शादी कर ली। ये सुनते ही सूर्या अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए पूरे परिवार की तरफ देखकर, यहाँ पर मेरी इंसल्ट हो रही है और मेरा परिवार कुछ कहा ही नहीं रहा है। मतलब क्या मैं बुरा हूँ और मेरी फायरफ्लाई बहुत प्यारी है। यह शादी हमारी मर्जी से हुई है, जबरदस्ती करना ही मुझे आता ही नहीं। क्यों, सही कहा ना फायरफ्लाई, तुम क्यों मेरे बारे में किसी को बताती नहीं हो? तुम्हें तो पता है ना तुम्हारा पति कितना ज्यादा प्यार और मासूम है। कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर रोशनी बस अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेती हैं। वो कुछ कहती नहीं है, क्योंकि उसे पता था उसका पति कितना ज्यादा बदमाश है। और वही डेविड एक गहरी सांस लेकर अब आगे का क्या प्लान है। तब तक वहां पर आना आ जाता है। राणा को देखकर सूर्या एक गहरी सांस लेकर माधवगढ़ की जिम्मेदारी राणा के पास चली जाएगी। अब माधवगढ़ को संभालने वाला तो कोई चाहिए, क्यों, सही कहा ना। अपनी नजरें तिरछी करके वह भैरवी और सुजल की तरफ देखते हैं, तो वह दोनों ही अपना सर हिला देते हैं। फिर वह अपनी प्यारी सी बीवी की तरफ देखकर, तुम्हारी ख्वाहिश को तो मैंने पूरा कर दिया, आप हमें मुंबई जाना चाहिए, यहाँ से तुम्हारे सारे बदले पूरे हो गए, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रहने का कोई फायदा है। ये सुनते ही डेविड एक गहरी सांस लेकर सूर्या की तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में, मैं चाहता हूँ अपनी बच्ची को कुछ दिनों के लिए मैं अपने पास लेकर चला जाऊं। आखिर मेरी बेटी नहीं है तो उसकी जगह मेरी पोती तो है। कहते हुए वह रोशनी की तरफ देखने लगते हैं, तो वही सूर्या ये सुनकर अपनी ठंडी आवाज में, क्या मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी को कभी भी इटली भेजने वाला हूँ? अब अच्छे से जानते हैं इटली में कितना खतरा है। खतरे से खेलना मेरा काम है, पर मेरी फायरफ्लाई को मैं खतरे में नहीं डाल सकता। बेहतर यही है कि पोती और दादाजी की बातें मुंबई में हों, वही अच्छा है। पर उसे मुझसे दूर ले जाने के बारे में सोचना भी मत बर्दाश्त नहीं कर सकता।
उसके बिना एक दिन भी नहीं जाता मेरा। और सोच बैठे हैं कि मैं उसे अपने से दूर करके आपके पास भेज दूंगा, ऐसा तो कभी सूर्या करेगा नहीं। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर वीरेंद्र की तरफ देखते हुए, अब तैयारी मुंबई जाने की जाए तो बेहतर है। यहाँ पर तो हर एक खेल खत्म हो गए हैं। दुश्मनी बरसों की थी, उसे पूरा मैंने कर दिया। कहते हुए वह रोशनी की तरह बनने लगता है। रोशनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं। और वही डेविड वीरेंद्र से बात करने लगता है। रोशनी और सूर्या अपने कमरे की तरह बढ़ चुके थे। अब माहौल बदल चुका था। रिमझिम महक के पास थी। वह रोशनी को जाते हुए देखते हैं। फिर अपने साथ रिमझिम को ले जाने लगते हैं। राघव भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। 232 वाइल्ड होना। कहते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होकर वीरेंद्र की तरफ देखते हुए, अब तैयारी मुंबई जाने की जाए तो बेहतर है। यहाँ पर तो हर एक खेल खत्म हो गए हैं। दुश्मनी बरसों की थी, उसे पूरा मैंने कर दिया। कहते हुए वह रोशनी की तरह बनने लगता है। रोशनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं। और वही डेविड वीरेंद्र से बात करने लगता है। रोशनी और सूर्या अपने कमरे की तरह बढ़ चुके थे। अब माहौल बदल चुका था। रिमझिम महक के पास थी। वह रोशनी को जाते हुए देखते हैं। फिर अपने साथ रिमझिम को ले जाने लगते हैं। राघव भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। रोशनी कमरे में आती है। सूर्या पीछे पीछे आने लगता है। उसके दरवाजे को बंद करके सूर्या पीछे से ही रोशनी को अपनी बाहों में भर लेता है। रोशनी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिर आपको मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता? और पता होने के बाद भी आपने क्यों मुझे उसे दिन रोक नहीं? मैं वही सोचूं क्या कि वह डेड बॉडी गई तो गई। डैक्स से मेरी नफरत के बारे में आपको अच्छे से पता था, तो फिर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है। उसे दिन जिसने मेरी मदद की थी, क्या वह सच में उसे दिन आप थे? कहते हुए वह उसकी आंखों में देखने लगते हैं। और वही उसकी बात पर सूर्या बस मुस्कुरा देता है। और उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर रोशनी चिढ़िया जाती है। वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके अपने गुस्से भरी आवाज में, आखिर आप ऐसे मुस्कुराए रहे हैं? क्यों? यहाँ पर मैं परेशान हूँ और आप हैं जो मुस्कुराए जा रहे हैं। सूर्या रोशनी की बात पर उसके माथे को चूम कर बड़े प्यार से, क्योंकि अगर सारे सवालों के जवाब तुम्हारे पास हैं, तुम्हें पता है ये आंखें उसे वक्त तुम्हें मेरे पास थी, तो उनका जवाब भी क्यों मांग रही हूँ? मेरी मुस्कुराहट को देखकर तुम्हें समझना चाहिए फायरफ्लाई कि तुम्हारे सवालों का जवाब भी मैं हूँ। और पता तो मुझे हर एक चीज के बारे में था, पर मुझे ये जानना था कि मेरी प्यारी सी फायरफ्लाई मुझे कब अपने बारे में बताएं कि पर। कहते हुए वह गहरी सांस लेकर उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी गहरी आवाज में, इतना ज्यादा सोचो मत, मैं वह हूँ। इसके बारे में सोचा तुम्हें बहुत ही ज्यादा उलझन में डाल देगा। और वैसे भी जो बदला था वह तो पूरा हो गया है। सब कुछ खत्म हो चुका है तुम्हारे लिए। कहते कहते सूर्या यहाँ शांत हो जाता है। उसकी बातों का मतलब बहुत ज्यादा अजीब था। रोशनी उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रही थी। वो बस उसे देख रही थी जो बस मुस्कुरा रहा था। रोशनी उसे ऐसे देख सीकर एक गहरी सांस लेकर उसे अपने से दूर करते हुए, अब हो गया बहुत सारा, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, सोया लेने बाद में हम बात करेंगे। कहते हुए वह जाने ही वाली थी कि सूर्या उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए ऐसे ही चली गई। तुम फायरफ्लाई, तुम भूल कैसे सकती हूँ इतनी सारी मेहनत की, आप इसके बदले तुम्हें भी मैं तुझे कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें छोटी सी छोटी करके उसे देखते हुए, मतलब क्या है आपका? और मैं क्यों आपको क्यूट गिफ्ट देने लगी? मुझे ना आपसे कुछ बात नहीं करनी है। और जो भी किया वह आपका फर्ज बनता है, आखिर मैं आपकी बीवी हूँ। सूर्या ये सुनकर उसे अपने बेहद नजदीक करके उसकी आंखों में देखते हुए, ये तो मुझे पता है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी फायरफ्लाई और मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। कहते हुए वह नीचे झुककर उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वह सूर्या को देखते हैं, जो आज उसे अपने से अलग करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं दिख रहा था। उसे देखकर वह एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है।
सूर्या वैसे ही उसे अपनी गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाता है। बेड पर लाकर उसे लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसे रोशनी उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके। शाम का वक्त हो चुका है और इस वक्त आप ये सब करें अगर घर में से कोई आ गया तो। रोशनी के चेहरे की परेशानी को देखकर सूर्या उसके बालों को सहलाकर उसकी आंखों में देखते हुए, सबको परेशानी इस बात की है कि तुम परेशान ना हो, और देखो इसी वजह से मैं उन सभी परेशानियों को दूर कर रहा हूँ। जहाँ तक घर वालों की बात है, तो हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। कहते हुए वो उसके बेहद नजदीक चला जाता है और रोशनी उसे बस देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाने बनाए और सूर्या उसके चेहरे को देखा है। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वैसे ही उसे पैशनेट लिप किस करने लगता है। करीब आधे घंटे बाद रोशनी को वह जब अलग करता है, तब रोशनी की सर से पूरी तरह से भर चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल लाल हो चुका था। आज तो सूर्या उसे छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। ये वह समझ चुकी थी। सूर्या उसे अपनी बाहों में लिए उसे बेहद वाइल्ड होकर किस करने लगा था। उसके गर्दन से लेकर उसके सीने तक हर एक कपड़ों को वह निकालकर अपने निशाने को छोड़ रहा था। करीब आधे घंटे बाद रोशनी की चीख सुनाई देती है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। दर्द से वह अपने तकिए को कस के पकड़ लेती हैं। वह अपनी आंखें खोलकर सूर्या को देखते हैं, जिसकी आंखों में अपने लिए आज कोई भी पागलपन नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक मोहब्बत थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बस अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगती है। करीब 3 घंटे बाद सूर्या रोशनी से अलग हो जाता है। जैसे ही वह अलग होता है, रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। वो उसे अपनी गोद में उठाए वॉशरूम में ले जाता है। अच्छे से उसे की बॉडी को क्लीन करने के बाद उसे बेड पर लेटकर उसके बालों को सहलाने लगता है। माथे को चूमकर उसके ऊपर ब्लैंकेट को डालकर वहां से चला जाता है। जब वह बाहर आता है, तब उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है। तेजाब का कॉल उठाकर वह अपनी ठंडी आवाज में, तुम्हें बोला था उसे जगह पर फेंक तो दिया है ना। तेजाब श्याम ने मृत्युंजय को देखा है, जो जमीन पर लेटा हुआ था। वो उसे देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, जैसे कहा था वैसा सब कुछ हो गया है बॉस, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, जब ब्लास्ट हो जाएगी तब भी वहां पर कोई भी नहीं होगा, कहते हुए वह बड़े अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। उसके बाद को सुनकर सूर्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, ये तो तुमने बहुत अच्छा कर लिया, अब मुंबई जाने की पूरी तैयारी तुम्हारी है। याद रखना पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, दुश्मन चाहे एक खत्म हो जाए दूसरा दुश्मन बनने में वक्त नहीं लगता, कहते हुए वह कॉल को कट कर देता है। सूर्या की बात को सुनकर तेजाब अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। वहीं मुंबई के लिए सभी निकल चुके थे। रोशनी ने अपनी आंखें बंद रखी थी। रिमझिम उसकी गोद में थी और वही सूर्या साइड में बैठा हुआ था। रिमझिम को तो जैसे रोशनी दूर करने को तैयारी नहीं थी। रिमझिम को देखकर सूर्या एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और फिर वैसे ही सामने देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे से कमरे के अंदर एक आदमी को बांधा गया था जंजीरों से, वह चिल्ला रहा था, पर कोई भी वहां पर सुनने वाला नहीं था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ उसे निराशा ही मिल रही थी। हर बार वह किसी न किसी का नाम लेता था पर कोई भी वहां पर सुनने वाला नहीं था। तभी दरवाजा खुल जाता है, जिससे वह सामने देखने लगता है। सामने वह जैसे ही देखा है, तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। वह हैरानी भरी आवाज में, आखिर तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर क्यों कैद किया है? ये सुनकर सामने वाला जो शख्स था वह अपनी होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, रॉकी चौहान, रही बात तुम्हें यहाँ पर लाने की तो वजह भी बहुत खास है। मेरे लिए तुम्हारी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत कुछ सहना पड़ा, तुम्हारी हैवानियत का शिकार तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को बना दिया, आप इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। रहते हुए वह उसे ठंडी आंखों से देखने लगता है। उसकी बात को सुनकर वह आदमी ना समझे मैं उसे देखने लगता है। दरवाजा खुल जाता है, जिससे वह आदमी फिर से दरवाजे की तरफ देखने लगता है।
सामने वाले लड़के को देखकर वह हैरान हो जाता है। वह हैरानी भरी आवाज में, मयंक तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? कितना ढूंढा तुम्हें और देखो यह पागल मुझे क्या कह रहा है। इसे तुम्हें पता है ना क्या करना है? मेरे बॉय मुझे यहाँ से छुड़ा दो, फिर मैं इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मयंक उसे आदमी को देखकर पहले हैरान था, वह रॉकी की तरफ देखा है तो रॉकी अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए। एंजल बाय तुमने अगर मुझे कुछ बताया नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल सकता। चौहान हूँ मैं और मेरे पास हर एक की डिटेल रहती हैं। मुझे पता नहीं है कि इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। इस जैसे एब्यूजिंग इंसान को मैं छोड़ूंगा भी कैसे? तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद सोचा इसके साथ भी कुछ ऐसा ही कर दो। क्या कहते हो? अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मैं अभी के अभी से छोड़ देता हूँ, पर अगर तुम नहीं बचना चाहते हो, जितना दर्द तुमने सहा है उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द से मिलेगा, यह मेरा वादा है तुमसे। कहते कहते वह शांत हो जाता है और वही उसकी बात को सुनकर मयंक कुछ आदमी को देखा है जो उसे ही देख रहा था। मयंक को ऐसे शांत देखकर वह आदमी चिल्लाते हुए, मयंक ये सब क्या है? तुम मुझे दर्द दोगे? तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ? मयंक उसे आदमी की बात को सुनकर गहरी सांस लेकर रॉकी की तरफ देखकर, मुझे इस इंसान से कोई भी मतलब नहीं है। तुम चाहे इसे कितना भी दर्द दे दो, मेरे लिए यह मर चुका है। इस इंसान को तो मैं देखना तक नहीं चाहता हूँ। तुम्हें जो करना है वह तुम कर सकते हो। वी कहते हुए मयंक वहां से जाने लगता है। मयंक की आंखों से आंसू आ रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे आदमी को वह कुछ कर सके। उसने उसे अंदर तक तोड़ रखा था और रॉकी का ऐसा आदमी को अपने सामने लाते हुए देखकर हैरान हो चुका था। पर वह इस बात से खुश था कि रॉकी उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वह उसे इंसान को मार भी सकता था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वह इंसान इस लायक था। यही सोचकर वह बाहर आकर अपने चेहरे को घुटनों में छुपाए रोने लगता है। 233 हैप्पी एंडिंग। मुझे इस इंसान से कोई भी मतलब नहीं है। तुम चाहे इसे कितना भी दर्द दे दो, मेरे लिए यह मर चुका है। इस इंसान को तो मैं देखना तक नहीं चाहता हूँ। तुम्हें जो करना है वह तुम कर सकते हो। वी कहते हुए मयंक वहां से जाने लगता है। मयंक की आंखों से आंसू आ रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे आदमी को वह कुछ कर सके। उसने उसे अंदर तक तोड़ रखा था और रॉकी का ऐसा आदमी को अपने सामने लाते हुए देखकर हैरान हो चुका था। पर वह इस बात से खुश था कि रॉकी उसके लिए कुछ भी कर सकता था। वह उसे इंसान को मार भी सकता था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वह इंसान इस लायक था। यही सोचकर वह बाहर आकर अपने चेहरे को घुटनों में छुपाए रोने लगता है। वही रोकी उसे आदमी को देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, तुम्हें क्या लगा मेरे एंजल बॉय को? तुम अगर हट करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। गलती की है, सजा भी मिलेगी। रॉकी के बॉयफ्रेंड को तुमने हाथ लगाया है, उसे बहुत दर्द दिया है ना। मरते वक्त भी तुम्हें ऐसा दर्द मिलने वाला है कि तुम कभी भी उसे दर्द को भूलने नहीं वाले हो। तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी है ना, वह हर एक गर्म आज पूरी तरह से निकल जाएगी। कितने लोगों की तुमने जिंदगी बर्बाद की है, अब यही बर्बाद ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। कहते हुए वह बड़ी अजीब तरह से 5-6 लड़कों को देखा है। उन सभी को देखकर वह बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, इसके साथ जबरदस्ती करो तक बंद नहीं होनी चाहिए जब तक इसकी सांस से बंद नहीं होती हैं। अगर तुम लोगों का इंटरेस्ट इसमें खत्म हो गया हो तो बहुत सारे लड़कों को बोला ये तब तक रोना चाहिए जब तक इसके अंदर पूरी तरह से मारने की दुआ ना आ जाए। बहुत दर्द दिया है ना तुमने मेरे मयंक को, अब यही दर्द तुम्हारी जिंदगी में इतना रहेगा कि तुम मरना की ख्वाहिश करोगे फिर भी नहीं मारोगे। चाहे तुम जितने दिन भी यहाँ पर रहोगे तो मैं सिर्फ वह दर्द मिलेगा जो तुम दूसरे को देते। कहते हुए वह उन सभी लड़कों की तरफ देखने लगता है। वह आदमी चिल्लाने लगता है, फिर सुनने वाला कोई भी नहीं था। जब रॉकी बाहर आता है तब मयंक को ऐसे अपने चेहरे को घुटनों में छुपाए हुए देखकर वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। मयंक रोने लगता है। रॉकी उसे शांत कर देता है।
रॉकी उसके बालों को सहलाद कर उसे शांत करते हुए, शांत हो, जो कुछ नहीं होगा और जो हुआ है उसकी सजा उसे मिलेगी। मैं हूं ना और मेरा एंजल बाय रोएगी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारे आंखों के आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं होते हैं। कहते हुए उसके गालों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, अब अगर यह आंसू खत्म हो गए हो तो ये बताओगे कि कब मुझसे शादी करने की प्लानिंग बना रहे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपने से दूर नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली को पहले ही बताया है और चाहता हूँ कि तुम भी अपनी फैमिली से इस बारे में बात करो। कहते हुए उसके माथे को चूम लेता है और वही उसकी बात को सुन सी कर मयंक के चेहरे पर एक परेशानी थी। तो उसके चेहरे की परेशानी को समझकर, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली में बहुत सारे इशू होंगे और इस चीज के लिए शायद ही मानेगे, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पापा है तो परेशानी कुछ बात की है, मैं उनसे बात करूंगा। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता है। आखिर मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना टैलेंटेड हो कि कोई कैसे मुझे रिजेक्ट कर सकता है। कहते हुए उसके माथे को चूम लेता है। मयंक बस मुस्कुरा देता है और रॉकी उसे अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। 10 महीने के बाद रोशनी के हाथों में एक प्यारा सा बेबी बॉय था जिसे पूरे 2 महीने हुए थे। जब रोशनी जैसलमेर से मुंबई आई थी तभी वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब यहाँ पर आए गई तब उसको और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। आते ही दूसरे दिन में वह डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट निकाल दिया था भी। तब उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। पहले तो राधिका इस सब के लिए परेशान थी, पर रोशनी ने जिस तरह उसे समझाया था उसके बाद राधिका को भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली थी, क्योंकि रोशनी खुद ये जिम्मेदारी लेना चाहती थी और वह सबसे बहुत ज्यादा खुश थी। महक 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। आज रोशनी सोफे पर बैठी हुई थी। उसके साइड में 1 साल की रिमझिम थी जो खिलखिलाकर हंस रही थी और वही उसका बेबी बॉय जिसका नाम रखा था काइंश। धैर्य जब से इस दुनिया में आया था तब से रोशनी का ध्यान तो पूरी तरह से अपने रिमझिम और काइंश की तरफ चला जाता था, जिसकी वजह से हमेशा ही सूर्य काइंश गुस्सा करता था। आखिर उसका सारा प्यार जो अपने बेटे ने ले लिया था, पर काइंश जो हमेशा ही रिमझिम का हाथ पकड़े रहता था, वह रिमझिम की आंखों में देखा था और रिमझिम उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। रोशनी को अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। हमेशा महक उसे छिड़ती थी कि आखिर आ गई तुम्हारी बहू, पर रोशनी को पता था ये दोनों भाई बहन ही है, पर यह क्या सच है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। रोशनी वैसे ही सोफे पर बैठी हुई थी। महक वहां पर जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, मैडम भूल गई है रॉकी और मयंक की शादी है और उसी के 3 दिन के बाद तेजाब और मंदार की भी शादी है। तैयारी भी तो करनी है उन दोनों की शादी के लिए। ये सुनकर रोशनी अपने सर पर हाथ रखकर, क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैंने उनसे बात की है, देखती हूँ ये क्या करते हैं। रोशनी इतना कहकर सूर्या को कॉल लगाने लगती है। सामने से सूर्य कॉल उठा लेता है तो रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप अब मेरा कॉल उठा रहे हैं? मैंने कब से आपको कहा है कि शादी है, मुझे शॉपिंग करनी है, पर नहीं, आपको तो जैसे टाइम ही नहीं मिलता है। आखिर मेरे साथ शॉपिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? और मुझे पता भी नहीं है कि तेजाब भाई की शादी में क्या क्या करना है। उससी की फैमिली नहीं है तो हमें भी तो करना चाहिए कि नहीं, पर नहीं, आपका तो कुछ और ही चल रहा है। बेचारे को शादी के वक्त भी आप काम देते होंगे, कितने ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे पता है, यहाँ पर जल्दी से आ जाए और तेजाब भाई को छुट्टी दे दीजिए। ये सुनते ही सूर्या जो पैलेस के अंदर आ रहा था, वो कॉल को कट करके अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डालें। तुम्हें सब नजर आता है, सिवाय मेरे फायरफ्लाई, मैं यहाँ पर परेशान हूँ। तुमने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, पर तुम्हारी नजर हर तरफ होती हैं। ये सुनकर रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्योंकि मेरे कायंश के पापा, आपको समझना चाहिए कि आप बड़े हो चुके हैं और आप एक बच्चे के बाप हैं। इसके बारे में तो सोचिए, हमेशा जब देखो तब दोनों बाप बेटे के बीच जंग छिड़ी रहती हैं। कभी आपको गले लगा हो तो बेटा रोने लगता है,
और कभी बेटे के पास चला जाओ तो आपका तो क्या ही कहूँ छोटा बच्चा बन जाता है। ये सुनते ही गायत्री हंसते हुए, ये तो तुमने सच कहा सूर्या, और हमारा प्यारा सा पोता दोनों ही एक जैसे ही हैं, दोनों एक से बढ़कर एक है, तुम कैसे हैंडल करती हूँ पता नहीं। तब तक वहां पर राधिका, अरुण, तेजाब, मंदार आ जाते हैं। प्रताप पैलेस भी आ चुका था। महक के साथ खड़ा राघव, जिसे सब कुछ नॉर्मल किया था, जिसने अपने बारे में जो भी गलतफहमियां थी वो महक के दिमाग से गायब करवा दी थी। उसने सब कुछ उसे बता दिया था, जिसके बाद महक ने भी इस रिश्ते को एक चांस देने के बारे में सोचा था। यहाँ पर तो एक हैप्पी फैमिली बन चुकी थी। सूर्या अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए गार्डन की तरफ जाने लगता है। तेजाब वहां पर आकर अपनी शांत आवाज में, बॉस आज आपके चेहरे पर बिना वजह मुस्कुराहट क्या है? इस कहानी का अंत देखकर लगता है आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सूर्या ये सुनकर सामने आसमान की तरफ देखकर, जहां अंत है वहां पर ही आरंभ है, ये वक्त रहते तुम्हें पता चलेगा आज जरूर यह कहानी खत्म हो गई है। पर कोई एक है जो एक नई कहानी लिखकर आएगा।